अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। चीनी सट्टा माफिया और जेडीडब्ल्यू केस से मुताल्लिक आज एक अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। एफआईए ने जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 36 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। इससे पेशतर जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन एफआईए के रूबरू पेश हुए। खुद जहांगीर तरीन से एफआईए ने आज इंटेरोगेशन की है, पूछगछ जारी है। जू ये मामला आगे बढ़ रहा है, एफआईए का शिकंजा जहांगीर तरीन और उनके खानदान के गिर्द मजीद सख्त होता चला जा रहा है। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन इस तमाम तर मामले को एक पॉलिटिकल केस के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही एक ऐसा विंग है जो जहांगीर तरीन के अगेंस्ट काम कर रहा है और उसका मकसद इमरान खान और जहांगीर तरीन में दूरियां पैदा करना है। अब वाकिफाने हाल ये बताते हैं कि जिस वक्त जहांगीर तरीन साहब लंदन में मौजूद थे, वो इलाज की गरज से गए थे, तो उस वक्त कुछ लोगों ने जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को ये कहकर वापस बुलाया था कि उनके अगेंस्ट कोई भी इंटेरोगेशन नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा और जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए थे। तो फिर सवाल ये है कि यकायक ये मामला बिगड़ क्यों गया है? अचानक जहांगीर तरीन साहब के अगेंस्ट ये एक्शन क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो बताने वाले ये बताते हैं कि सेनेट इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हलकों का ये ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब ने अब्दुल हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी इंतखाब के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दरपर्दा सपोर्ट किया। और फिर यह भी कहा जाता है कि उसमें जहांगीर तरीन साहब का तैयारा भी इस्तेमाल हुआ। अब इसकी रद्द दलील जहांगीर तरीन साहब की तरफ से दी जा रही है, उनका काउंटर सामने आ रहा है। वो कहते हैं कि ये मेरे तैयारे के तमाम तर कागजात हैं, ये उसका नंबर है, ये मखदूम अहमद महमूद साहब का तैयारा है। आप देख सकते हैं कि कौन सा तैयारा किसकी कैंपेन में इस्तेमाल हुआ है। अब जहांगीर तरीन साहब तो इसका रद्द दलील दे रहे हैं, लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि मामला असल में सेनेट इंतखाबात के बाद बिगड़ गया है। आपको याद होगा कि 7 अप्रैल बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन साहब जिस वक्त पेश होते हैं तो वो अकेले नहीं जाते, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs का एक ग्रुप भी उनके साथ जाता है, जो आज़ाद हैसियत में जीतते हैं और जिनका ताल्लुक जहांगीर तरीन साहब से बड़ा तगड़ा है, जिन्होंने असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनकी शमूलियत कराई है। ऐसे मौके पर राजा रियाज साहब को भी गरजते बरसते देखा। हमारे प्रोग्राम में खुरम लगारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, वो आए और उन्होंने बताया कि अगले 5, 6, 7 रोज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो रोज़ कि जिनमें जहांगीर तरीन साहब की FIA के रूबरू पेशियां हैं। खुरम लगारी साहब हमारी प्रोग्राम में क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मैं भी आने वाले 8-7 दिन मुश्किल हो। बाकी तरीन साहब की उनके साथ 10 साल की मोहब्बत है, दोस्ती है। जहाँ 10 साल वाली दोस्ती की अहमियत नहीं है, तो हमारी 2 साल वाली की पार्टी ज्वाइन करने की क्या अहमियत होगी? हमें वो लाए थे, जब चाहे हमें लेके चले जाए, हम साथ चले जाएंगे। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टालवर्ट हैं खुरम लगारी, वो अपनी पार्टी से नाला हैं। उनकी नज़र में पार्टी ने यूथ के लिए कुछ नहीं किया और वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े रहेंगे। राजा रियाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले MNA हैं। राजा रियाज साहब के क्या जज्बात हैं और वो क्या कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन के अगेंस्ट अगर कुछ होता है तो राजा रियाज कहाँ खड़े होंगे? जरा राजा रियाज साहब को भी सुनता है। नुकसान पहुंच रहा है तो तहरीक इंसाफ को पहुंच रहा है, और तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब आपकी जमात है, आपकी जमात तबाह हो रही है, और अगर इसको बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, उन साजिशी अनासर को बाहर निकालें और जहांगीर तरीन जैसे मुखलिस ईमानदार जी। राजा रियाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और MP हैं और वज़ीर आला पंजाब की मुशीर भी हैं, अब्दुल हई दस्ती साहब। ARY के प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरह मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस के अंबार लगे हुए पंजाब के अंदर और लोग तंग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वो कितना तंग दिखाई दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अपनी हुकूमत से, जरा अब्दुल हई दस्ती साहब को भी सुनते हैं। मैं एज ए शहरी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एज ए सहाफ़ी पूछ रहा हूँ, आप एक शहरी बन के मुझे जवाब दें कि क्या आप मुतमईन हैं आज के हालात से? मैं एज ए एडवाइजर मैं कह रहा हूं मैं मुतमईन नहीं हूं। लीजिए, गुफ्तगू आपने सुनी है। अब पंजाब जहां पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर पंछी उड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घोंसले में शामिल हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, वहाँ पर कयास आराइयाँ तो हो रही हैं कि जहांगीर तरीन इन लोगों को साथ लेकर इसलिए जा रहे हैं, ये लोग इसलिए आ रहे हैं ताकि बता सके कि जहांगीर तरीन की स्ट्रेंथ क्या है और किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पासा पलट सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुखलिस कारकुन बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को देखना चाहिए कि जहांगीर तरीन के साथ ये क्यों और कैसे हो रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा जहांगीर तरीन साहब की एक और पेशी है और इस पेशी के मौके पर कहा जा रहा है कि अब तादाद पहले से भी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा बड़ी तादाद में लोग जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो लोग जो जहांगीर तरीन के साथ जा रहे हैं
पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर उनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है उनसे रेजिग्नेशंस भी तलब किए जाएं, लेकिन इसकी मुतहम्मिल शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद नहीं हो सकती। इस तमाम तर इशू पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली दो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। एक सलमान नईम साहब हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को उनके हल्के में हराया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टालवर्ट बनकर उभरे थे। अब इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली दो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान नईम साहब और नदीम कुरैशी साहब। सलमान नईम साहब वो MP हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हराया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टालवर्ट बनकर उभरे थे। जहांगीर तरीन से इनका बड़ा करीबी ताल्लुक है और ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन के घर जो MNAs और MPs नाश्ते पर आए, उनका खर्चा भी सलमान नईम ने उठाया। दूसरी तरफ नदीम कुरैशी साहब है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है। गुफ्तगू का आगाज़ सलमान नईम साहब आपसे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो MNAs और MPs खड़े हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये किसको पैगाम देने की कोशिश की जा रही है और इसमें क्या पैगाम है? आप लोग क्या कोई नया इत्तेहाद बना रहे हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। पहली बात ये कि ना तो ये कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक है, ना कोई ऐसा कोई पैगाम है। जहांगीर तरीन साहब अपनी इंटरम बेल के लिए जो है वो सेशन कोर्ट गए। उसके बाद कुछ दोस्तों ने मिल के प्लान बनाया कि हम नेक्स्ट इनकी जो हेयरिंग होगी इंटरम बेल की, उसमें हम साथ चलेंगे। तो हमारा सब लोगों का कलेक्टिव इसमें फ़ैसला था। जो MNAs MPs थे, जिन को इतला कर सके उनको किया और वो लोग साथ गए। अच्छा, यानी आपके बकौल कर की हेयरिंग पर और लोग भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे। सलमान नईम साहब, अभी पार्टी लेवल के ऊपर भी ये सुनने में आ रहा है कि इंटेरोगेशन हो रही है कि कौन कौन लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए हैं और हो सकता है कि उनके अगेंस्ट कोई पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर कोई कार्रवाई भी हो। तो अगर खान साहब आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेते हैं तो एक्शन भुगतने के लिए तैयार है आप? जी सद बिस्मिल्लाह, मैं तैयार हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जहांगीर तरीन साहब के साथ हम खड़े हैं और हर किस्म के एक्शन के लिए हम तैयार हैं। वो एक्शन ये भी हो सकता है कि जितने लोग खड़े हुए हैं उनसे रेजिग्नेशंस तलब कर लिए जाएं, इंक्लूडिंग यू। देखिए मेरी बात सुने, रेजिग्नेशन की जहाँ तक बात है, हम लोग जो पंजाब हुकूमत जब बनने लगी थी तो 23 उम्मीदवार ऐसे थे जो हम आज़ाद उम्मीदवार जीत कर बाद में PTI में शामिल हुए। तो एक आज़ाद उम्मीदवार जो अपने दम पे जो है ना वो इलेक्शन जीत के आया हो पार्टी टिकट के बगैर, बल्कि पार्टी टिकट के ख़िलाफ़ हम इलेक्शन लड़े, जो जिनके पास पार्टी टिकट थी उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े, तो हमसे कैसे रेजिग्नेशन मांगा जा सकता है जबकि हमने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है? हमने किसी पार्टी टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। यहाँ पर रुके, मैं नदीम कुरैशी साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। नदीम कुरैशी साहब, सलमान नईम साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। वो कहते हैं वो लोग जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किए, आज़ाद हैसियत में जीत कर असम्बली में पहुँचे, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कैसे एक्शन ले सकती है? सर अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेहान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि मुझे आपने अपने प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। पहली बात तो हमने देखनी ये है कि सलमान नईम साहब से किस चीज का रेजिग्नेशन इमरान खान साहब मांग सकते हैं। मैं कल से पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे इनके इंटरव्यूज देख रहा हूं और मैं बड़ा हैरान हूं कि पाकिस्तान के वो चैनल्स जिनको अपनी इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म पे बड़ा जोम है कि जी हम बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म करते हैं, हम बड़ी बाल की खाल उतारते हैं, उन्होंने ये भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि ये जो मोहतरम आपके साथ और मेरे साथ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे लिए जाती हैसियत में बड़े काबिल इज्जत है, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना रुकने असेंबली है, ना पाकिस्तान की किसी असेंबली से इनका ताल्लुक है। ही इज डिस्क्वालिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1.5 year before। नहीं, एक मिनट नदीम कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं कि सलमान नईम साहब इस वक्त जो हमारे स्टूडियोज में मौजूद है, ही इज नो मोर MPA, वो पंजाब प्रोविंशियल असेंबली से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है असेंबली के। जी मैं बिल्कुल यही अर्ज कर रहा हूं और मैं बड़ा हैरान हूं कि पाकिस्तान के टॉप के चैनल्स चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने के लिए एक ऐसे शख्स को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। ये यकीनन रुकने असेंबली थे, लेकिन आज ये रुकने असेंबली नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे बात कर रहा हूं और मैं जहां तक अर्ज करूं जहांगीर खान तरीन साहब की, जहांगीर खान तरीन साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वो वर्कर प्यार करता है, इज्जत करता है, उनका एहतराम करता है, जिसके साथ जहांगीर तरीन साहब ने बतौर लीडर इस सारी स्ट्रगल में हिस्सा लिया। यहाँ इशू जहांगीर खान तरीन साहब का और इमरान खान का कत्ल नहीं है, ये कुछ लोग, मैं समझता हूँ। अच्छा चले, ये बड़ा सीरियस कंसर्न है जो आपने रेज किया। सलमान नईम साहब से इस पे उनका रिस्पांस लेते हैं। सलमान साहब, नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, आपकी एडजस्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनका ताल्लुक है और वो कह रहे हैं कि आप तो असल में MPA है ही नहीं और इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरफ से आपको नाअहल करार दिया गया, तो आप किस कैपेसिटी में कह रहे हैं कि आपसे रेजिग्नेशन लिया जाए?
जी, नदीम कुरैशी साहब का कोई ज़ाती कंसर्न होगा तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में आज तक मेरा केस गया ही नहीं है। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन में मेरा केस गया था, जो कि किसी भी रुकने असम्बली को डिसक्वालीफाई नहीं कर सकता। उसके जो है ना वो जनाब साहब उन्होंने मुझे डी सीट करके री इलेक्शन अनाउंस किया था और उसके खिलाफ भी मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। अगर मुझे डिसक्वालीफाई, नदीम कुरैशी साहब को मैं ये पूछता हूँ कि अगर मुझे डिसक्वालीफाई किया गया है तो मेरे हल्के में इस टाइम एमपीए कौन है, मेरे हल्के को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे बताएं। ये तो सुप्रीम कोर्ट में केस है। नदीम कुरैशी साहब जो है ना अपना कोई ज़ाती जो है ना वो मकसद लेके यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं इसको कुछ कह नहीं सकता। नदीम कुरैशी साहब, अगर सलमान नईम साहब डिसक्वालीफाइड है तो उस हल्के में कौन एमपीए इस वक्त, क्या स्टेटस है NA 216 का? सर पहले तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं, 217 मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नुमाइंदगी कर रहा हूं। मेरा किसी से कोई जाती कंसर्न नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटी है मैं उसका इजहार कर रहा हूं। तो नदीम भाई बताएं ना 217 से कौन है एमपीए इस टाइम? अच्छा मेरी सुने ना, 1.5 साल पहले जिस शख्स को डिसक्वालीफाई किया गया हो उसके हल्के में अब एमपीए कौन है? नदीम भाई बताएं। अच्छा मेरी सुने ना, आप या पहले आप बोल रहे हैं, मैं बाद में मैं अर्ज करता हूं, आप बोलने पहले। नहीं, मुझे आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दिया। एमपीए बताएं सर। जी मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली जिन्होंने आजाद हैसियत में वहां से सलमान नईम साहब आजाद हैसियत से जीते, मुझे इनकी जीत या हार से कोई गर्ज नहीं है, वो भी एक अलग सिलसिला है। लेकिन जब इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस गया, इलेक्शन कमीशन ने इनको नाअहल कर दिया और वो सीट खाली करार दे दी। नदीम भाई आप डिस्क्वालिफिकेशन का एक सेकंड, आप डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला मुझे दिखा दें, वरना आप मतलब रिजाइन दे दें, वरना मैं दे दूंगा। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको इस चीज का पता ही नहीं है, आप उस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है सलमान साहब मेरी बात सुने, हमें पर्सनल नहीं होना, मैंने अपनी लीगल पॉइंट देना है। मैं पर्सनल नहीं हो रहा, अगर मैं पर्सनल होता तो मैं बताता कि आपने भी जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया कि मेरी खिदमत की जरूरत है तो मुझे बताएं। पंजाब असेंबली का कोई सेशन अटेंड किया? मैं कह रहा हूं कि मैं 1.5 साल से कोई असेंबली का सेशन अटेंड किया? मैं बता रहा हूं कि मैं इस केस के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ये केस, मैं इस वजह से डिस्कस नहीं कर सकता। डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला दिखा दें जो सजा कहेंगे, वरना आप रिजाइन दे दीजिएगा। जी नदीम कुरैशी साहब, बात की ना, मेरी बात सुने आप। नदीम कुरैशी साहब, ये जो कंसर्न आप रेज कर रहे हैं नेशनल मीडिया पर बैठकर, ये एलिगेशन है, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त वो डिसक्वालीफाइड है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन सलमान नईम साहब इसको डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं ये फैसला दिखा दे या तो मैं रिजाइन कर दूंगा, अदरवाइज फिर आप रेजिग्नेशन दे दें। री इलेक्शन का केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि ये वहां से रुकने असेंबली है, मैं रिजाइन कर दूंगा। आज की डेट में आपका प्रोग्राम चल रहा है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पंजाब असेंबली, स्पीकर पंजाब असेंबली, चीफ मिनिस्टर पंजाब असेंबली, कोई लॉ मिनिस्टर अगर ये कह दे कि सलमान नईम आज आपके और मेरे प्रोग्राम के दौरान जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये वहां से रुकने असेंबली है, मैं अपनी सीट से रिजाइन कर दूंगा। मैं आपको ऑन ईयर कह रहा हूं ये बात। नदीम साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपने मुझ पे ये इल्जाम लगाया कि 1.5 साल पहले मैं डिसक्वालीफाई हुआ हूं, तो अभी तक उस हल्के में इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ये सवाल कर रहा हूं। आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, आपको इस चीज का ही पता ही नहीं है। सलमान नईम साहब, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा, ये डिसीजन तो यही तो मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, यही मैं बात कर रहा हूं। देखिए आप जब बतौर अपने आप को रुकने असेंबली पोर्ट्रे करेंगे, और आपने कल एक चैनल पे कहा कि जी इमरान खान साहब कौन होते हैं मुझसे रिजाइन लेने वाले? इमरान खान साहब किस चीज का रिजाइन लेंगे आपसे? आप तो रुकने असेंबली नहीं है इस वक्त, आप साबित कर दें आप रुकने असेंबली है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तो कितनी मतलब हैरानी की बात है। आपने कल के प्रोग्राम की बात की, मैंने कल के प्रोग्राम में कहा कि आजाद अरकान जो जीते हैं या मैं हूं, उनसे इमरान खान साहब किस हैसियत में इस्तीफा मांग सकते हैं? वो लोग आजाद जीते हैं। अच्छा, यही तो मसला है जो है ना। देखिए ये मामला एक और रुख इख्तियार कर गया। अब मुझे ये बताइए कि कल की जो हेयरिंग है जहांगीर तरीन साहब की, आप कह रहे हैं कि उसमें मजीद लोग भी शामिल हो रहे हैं, असल में आपका हदफ क्या है? आप क्या गेन क्या करना चाहते हैं इस सारी कैंपेन से? हम कुछ भी गेन नहीं करना चाहते। हम लोग देखें, जहांगीर तरीन साहब आज FIA में पेश हुए हैं, उनसे जो भी सवालात किए गए थे उनके जवाब दिए हैं। अली तरीन साहब आज पेश हुए हैं अदालत में। देखिए मेरी बात सुने, जो जहांगीर तरीन साहब के साथ इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं, रुकने असम्बली हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं या वज़रा हैं, उनको आप किस हैसियत में रोक सकते हैं? मुझे बताएं। आपका ताल्लुक तो बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना, आपने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में डाला है, और अगर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में बनती है तो आज़ाद MPs के बलबूते पर बनती है ना सलमान नईम साहब। जी बिल्कुल, तो जहांगीर तरीन साहब भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, वो कौन सा अलग है आज? नहीं, तो अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्या मैसेज क्या दे रहे हैं?
हम लोग तो उनको यही मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। जो लोग अनासर जो शामिल हैं जहांगीर तरीन साहब की करैक्टर असैसिनेशन करने में, उनके खिलाफ FIRs करवाने में और उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने में, उनको सामने लाया जाए। इतने सा मुतालबा है जो जहांगीर तरीन साहब ने पेशी के मौका पर जो है ना वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी किया। सलमान साहब, वो कौन से अनासिर हैं जो जहांगीर तरीन साहब के अगेंस्ट काम कर रहे हैं विद इन द पार्टी? यही तो सवाल है। देखें, जहांगीर तरीन साहब ने भी जब मीडिया टॉक करते हुए ये कहा कि मुझे बताएं जो नासिर उनका मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, जो उनका पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, उनको सामने लाया जाए। ये काम इमरान खान साहब का है कि वो इस चीज़ की तहकीक करें कि ये कैसे हो रहा है। जी नदीम कुरैशी साहब, आपकी हुकूमत ये इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रही कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है जहांगीर तरीन साहब को, और आपकी पार्टी में कुछ अनासिर हैं जो डिस्टेंस करना चाहते हैं जहांगीर तरीन साहब को खान साहब से? रेहान साहब जरा सुनिएगा, आज से 2.5 साल कबल जिस शख्स को सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना पाकिस्तान की अपोजिशन ने, जो आज PDM की सूरत में मौजूद है, तनकीद का निशाना बनाया और जिसको इमरान खान साहब का इस तरह से अटैच किया कि जी ये ATM है इमरान खान की, इमरान खान इनका एहतसाब नहीं करेंगे। शख्स का नाम जहांगीर खान तरीन है। मैंने पहले भी कहा, फिर अर्ज कर देता हूं, जहांगीर तरीन साहब के किरदार से, उनकी स्ट्रगल से किसी शख्स को इनकार नहीं है। एक स्कैम पूरी कौम के सामने आया, शुगर का स्कैम, उसमें इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर नेशनल मीडिया पे कहा कि मेरे लिए ये तकलीफ दे तरीन लम्हात है कि जहांगीर खान साहब का नाम उसमें आया। तो हमारे लिए तो बेस्ट वे ये है कि जहांगीर खान तरीन जो पाकिस्तान के सबसे बड़े टैक्स पेयर लोगों में शामिल है और जिन्होंने बड़ा शानदार अपना उनका कैरियर है, मुझे आज भी यकीन है कि जहांगीर खान तरीन इस सारी मुश्किलात से निकल जाएंगे, अदालत से इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। लेकिन कहने का मकसद यह कि हमें जो विद इन द पार्टी लोग हैं उनको इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर PDM जो दबाव डालती रही जब जहांगीर खान तरीन साहब मुल्क से बाहर थे कि जी इमरान खान ने उनको सेफ पैसेज दिया, उनको सेफ एग्जिट दिया। आज तरीन साहब मुल्क में है, अदालतों को फेस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं अगर वो क्लियर हुए तो उनको बड़ा शानदार मौका मिलेगा उन लोगों के मुंह बंद करने का जो तहरीक इंसाफ पर तरीन साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से हमेशा। आखिरी सवाल है, उसके बाद सलमान नईम साहब से इसका वाइंड अप लेंगे। मुझे ये बताइए कि आपको अंदाजा है कि अगर ये लोग सारे मिलकर हुकूमत को गिराने पे आ जाए तो हुकूमत जा भी सकती है आपकी पंजाब में? देखिए रेहान, मैं कर्ज करूं, पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोट किया वो इमरान खान के नजरिए को वोट किया, इमरान खान को वोट किया। मुझ समेत जितने लोग, इवन उसमें बड़ी लीडरशिप भी है, वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी कैश करवा रही है। हमने इमरान खान के नजरिए के साथ चलना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान नईम साहब और नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सलमान नईम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो NA-75 डस्का के इंतखाब पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। NA-75 डस्का का इंतखाबी दंगल एक बार फिर सच चुका है। कहने को तो एक बाई इलेक्शन है, एक आप ज़िमनी इंतखाब है, लेकिन NA-75 डस्का के इंतखाब पर पूरे मुल्क की नजरें लगी हुई हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले NA-75 डस्का का इंतखाब मुतनाज़े हो गया, वहाँ पर फायरिंग हुई, लोग जान से गए। इसके बाद इसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया, इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग सामने आई तो कहा गया कि पूरे हल्के के अंदर दोबारा इंतखाब होगा। इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मल्ही की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, समातें हुई, इस पर दलाइल दिए गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा और अब 10 अप्रैल यानी कल पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब होने जा रहा है। दो बयानियों की जंग है। एक बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है जिसमें धुंध का बयानिया सामने आया है कि धुंध की आड़ में धांधली करने की कोशिश की गई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को यरगमाल बनाया गया, उन्हें किसी खास मकाम पर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से प्रेशराइज किया गया, नताइज को तब्दील करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक वहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बड़ा गहरा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस इंतखाब को टेम्पर करने की कोशिश की है। अब होने क्या जा रहा है, यकीनन कल पोलिंग जब शुरू होगी तो उसके बाद देखा जाएगा माहौल क्या है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इस तमाम तर मामले की निगरानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खुसूसी डायरेक्शंस हैं
इस तमाम तर मामले पर हमें बात करनी है। एक उम्मीदवारों से तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस हल्के का इस वक्त माहौल क्या है, वहाँ टेम्परेचर क्या दिखाई दे रहा है, कितने वोटर्स अपना वोट कल पोल करेंगे, कितने लोग हक राय दही इस्तेमाल करें, और किस जमात का पलड़ा इस वक्त भारी दिखाई दे रहा है। हमारे रिपोर्टर अली अकबर इस वक्त डस्का में मौजूद हैं। अली, बताइएगा कि इस वक्त हल्के का टेम्परेचर आपको क्या दिखाई दे रहा है और किस जमात का पलड़ा भारी दिखाई देता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर? जी रेहान, बिल्कुल देखें 2018 के बाद से लेकर अब तक जो है ये तीसरी दफ़ा NA 75 में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन जो होने जा रहा है। देखें, जो सबसे बड़ी बात है वो ये डिपेंड करता है कि कोरोना के बावजूद, कोरोना के खौफ के बावजूद वोटर जो है वो घरों से कैसे निकलता है। अगर हम बात करें तो इस टाइम मैं यहाँ पे डस्का शहर के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ पे अभी जो है वो देखा ये जा रहा है कि इस वक्त भी गहमा गहमी है। लेकिन जब हम थोड़ा सा यहाँ से आगे जाते हैं, अगर हम यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर आगे या 20 किलोमीटर आगे चले जाते हैं तो बाकायदा तौर पर देहाती इलाका जो है वो शुरू हो जाता है। और देहाती इलाके में जो है वो वोटर को किस तरह निकालना है उसके लिए एक अलहदा जो है पॉलिसी बनाई जाती है। दोनों ही जमातों के कैंडिडेट्स जो हैं उनकी जानिब से ये पॉलिसी बनाई गई है कि वोटर्स को है जो मैक्सिमम वोटर्स को निकालना है, कोरोना के SOPs को भी फॉलो करना है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम शहर की बात करें तो डस्का शहर में जो है माजी में ये देखा गया कि मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे वोटर और सपोर्टर जो है वो ज़्यादा है। तो यकीनी तौर पर जो उनकी मुखालिफ पार्टी है उसकी जानिब से ये कोशिश की जाएगी कि शहर के इलेक्शन को किसी तरीके से जो है यहाँ पे जो वोटर है या वोटर का जो टर्न आउट है वोटिंग का उसको कम रखा जाए। इसी तरह जो है वो मुस्लिम लीग नून की कोशिश होगी कि जिन हलकों में या जिन यूनियन कौंसिल्स में या जिन गाँव में उनके वोट बैंक कम है तो वहाँ पर किसी तरीके से जो है वो वोटर को ना निकलने दिया जाए। दोनों ही जमातें कोशिश करेंगी कि उनके अपने अपने वोटर्स जो हैं उनको मैक्सिमम निकाला जाए। लेकिन डिपेंड ये करता है कि वोटर खुद क्या करता है। आया वोटर जो है वो खुद घर से बाहर निकलता है या वेट करता है कि कैंडिडेट्स की जो है वो उनकी टीम आएगी और उनको लेकर जो है पोलिंग स्टेशन तक जाएगी। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो दोनों ही जमातों के जो कायदीन हैं उनका सुबह क्या रवैया होता है, किस हद तक जो है वो कारकुनों को जो है वो मुतमिन कर पाते हैं या उनको पुरअमन रख पाते हैं, ये भी बहुत बड़ा जो है वो एक चैलेंज होगा दोनों ही जमातों के जो कैंडिडेट्स हैं उनके और उनके साथ साथ जो उनके रहनुमा। इसी तरह जो है वो अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी जो है वो कल काफ़ी जिम्मेदारियां हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और ख़ास तौर पे जो माजी में शिकायत देखने को मिली थी उनको किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो ये देखते हैं, चंद घंटे बाकी रह गए हैं, वोटर क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है और ख़ास तौर पे दोनों ही जमातों के जो कैंडिडेट्स हैं और उसके बाद जो उनके A क्लास जो लीडरशिप है, B क्लास लीडरशिप है, वो कल जो है वो किस तरह से जो है सारे दिन जो है वो सियासी माहौल भी बनाए रखेगी और उसके साथ साथ किस तरह से जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को जो है मेंटेन किया जाएगा और वोटर्स को किस तरह बाहर निकालते हैं। तो ये तो अब चंद घंटे बाकी रह गए, देखते हैं सुबह क्या होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर आपके वक्त के लिए। अली अकबर हमारे रिपोर्टर NA 75 डस्का में मौजूद हैं और वहाँ से जो तमाम तर सूरत हाल है उसका अहाता कर रहे थे। इस वक्त टेम्परेचर यकीनन हल्के का बहुत ज़्यादा है, दोनों तरफ का जो पलड़ा है वो इक्वली भारी दिखाई दे रहा है। ये तो कल ही पता चलेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ से मैदान मारने में कामयाब होती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ब्रीदिंग स्पेस मिलती है और वो रिवाइव करने में कामयाब होती है। बारकैफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अली असजद मली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मली साहब आपके वक्त के लिए। भाई साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपकी कैंपेन कैसी रही और व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द इलेक्शंस टुमारो सर? The campaign was great. We worked very, very hard. We reached every nook and corner. We got a great response and our expectations are that we will win with a thumping majority, inshallah. अच्छा मली साहब, आपके नोटिस में होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त जमा कराई है CCTV कैमरों से मुताल्लिक और फिर कुछ फायरिंग के इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हुए हैं। तो आपके ख्याल में क्या हिस्ट्री रिपीट होगी, वही होगा जो पहले हुआ था या आपकी बार मुख्तलिफ होने जा रहा है? यार बहुत ज्यादा इंतजाम किए इस दफा एडमिनिस्ट्रेशन ने और इलेक्शन कमीशन ने। मेरा नहीं ख्याल, पिछली दफा भी इतना नहीं था कोई मामला। ये सब एक हाइप क्रिएट की गई बिकॉज इट वाज अ बाय इलेक्शन, तो उसके ऊपर स्पॉटलाइट थी, इसलिए छोटे छोटे मामला को भी ऐसे सेंसेशनलाइज किया गया और कल भी इंशाल्लाह ठीक रहेगा। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि इस तमाम तर मामले को खुद देख रहे हैं तो कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आएगा? क्योंकि हमने देखा कि फायरिंग के वाकयात हुए और उसके नतीजे में 2 अफराद जान की बाजी भी हार गए, ये सब कुछ हुआ। तो आपको लग रहा है कि इस बार समहाउ डिफरेंट होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी बिल्कुल ठीक रहेंगे, उनको कोई प्रेशराइज भी नहीं करेगा, कोई उठाकर भी नहीं ले जाएगा और धुंध का फैक्टर भी अपना रोल प्ले नहीं करेगा? ना किसी ने पिछली दफा प्रेशराइज किया था, ना कोई उठा के लेके गया था।
जो 2 बच्चे शहीद हुए थे वो नून लीग ने किए थे, सारी दुनिया को पता है, FIR मौजूद हैं, वो इश्तिहारी हुए हैं। सो लेट्स बी फेयर एंड लेट्स कॉल स्पेड स्पेड। नहीं, इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया ये रहा ना कि पूरे हलके के अंदर दोबारा पोलिंग होनी चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन भी था, और इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने रिटेन भी किया। हाँ, उनको दे दिया ना, उनका बयानिया उनको दे दिया। कल इंशाल्लाह शाम की नमाज के बाद तक आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह ताला कि किसका बयानिया दुरुस्त है। तो कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं अली अज़द मली साहब? बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी, बहुत मेजॉरिटी से जीतेंगे हम कल। मेरे ख्याल से तो सलाब आ जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन कल ये चेंज आएगा कैसे? मतलब आपको कैसे अंदाजा है? क्योंकि जो लास्ट हमने देखी है प्रैक्टिस, उसके अंदर कोई इतनी मेजॉरिटी तो। इलेक्शन लड़ते हो ना, अगर आप इलेक्शन लड़ते हो आपको भी अंदाजा हो जाएगा। ये इलेक्शन लड़ के अंदाजा हो जाता है आपको। नहीं मली साहब, वो कौन से की कंपोनेंट्स हैं, वो कौन से की फैक्टर्स हैं जो आप देख रहे हैं? जी सुन लेना, हमारा बड़ा वर्कर जो है वो बड़ा और वो बड़े जोश में है। दे वांट टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जीते थे और अब हम दोबारा जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और आपके सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उनके कैंडिडेट के लिए कोई पैगाम है अली अज़द मली साहब का? नहीं जी, ऑल द बेस्ट टू देम। वी विश यू गुड लक अली अज़द मली साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अली अज़द मली हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन इफ्तिखार साहिबा आपके वक्त के लिए। अभी कुछ ही देर पहले अली अज़द मली साहब ने हमें ज्वाइन किया और मली साहब तो बड़े होपफुल दिखाई दे रहे हैं कि थम एक मेजॉरिटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नशस्त निकालने में कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ क्या हालात है नौशीन इफ्तिखार साहिबा? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उनके बयान जो है ना वो यू टर्न्स है और झूठ के अलावा वो सिर्फ एविडेंस पे और फैक्ट्स पे मबनी तो नहीं उनकी कोई बात होती, लेकिन ये उनकी सिर्फ ख्वाहिश है और ये जो है ये ख्वाहिश रहेगी इंशाल्लाह। PMLN को वो कभी यहाँ से हरा नहीं सकते। इसकी क्या वजह है? मतलब आप इतनी ज्यादा होपफुल क्यों है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली विन कर लेगी? सर देखें, यहाँ पे काम करवाए गए हैं और PMLN ने करवाए हुए हैं, और ये जब एक दफ़ा मिनिस्टर भी रह चुके हैं तब इन्होंने ऐसा कोई कारकर्दगी तो की नहीं यहाँ पे शो कि इनको आगे भी कभी अवाम जो है वो मुंतखब करती। तो अब इस दफ़ा इन्होंने ऐसा क्या कर लिया कि अवाम इनको मुंतखब कर लेगी। अच्छा, अभी कुछ शिकायतें आपकी तरफ से भी रिपोर्ट हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन में आपने दरखास्त जमा कराई है, CCTV कैमरा से मुताल्लिक भी, और कोई फायरिंग के इंसिडेंट्स भी हैं। ये क्या मामला है नौशीन साहब? इंसिडेंट्स भी हो गए और अभी लेटेस्ट मैं आपको बताती चलूँ कि मली साहब ECP के ज़ाब्तों कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ अभी भी जो है डस्का में वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, और मैंने अभी इसकी एक रिपोर्ट भी की है। तो ये तो उनके हालात हैं। अब वो आज के दिन भी अगर कंडक्ट को जो है वो उसकी रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशंस को नहीं कर रहे उनको फॉलो, तो मैं अभी भी ये एप्लीकेशन मूव करना चाहूँगी कि बाकी सब तो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो रही हैं, ECP खुद भी इसको मॉनिटर कर रही है, लेकिन अभी लेटेस्ट ये है कि वो जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, ये हल्का खास तौर पे बड़ा हसास है, और जितना ज़्यादा डिस्कस्ड हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मेरा ख्याल सबकी नज़रें इस वक्त NA-75 डस्का पे लगी हुई हैं। तो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो खुद इस मामले को खुद देख रहे हैं। तो आर यू सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट्स जो इंतजामिया की तरफ से किए गए हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल, दे आर गिविंग देयर मैक्सिमम, लेकिन अब मुझे कल पता चलेगा, कल पोलिंग डे ग्राउंड पे जब मैं उतरूंगी और उस वक्त देखेंगे जी हालात इंतजामिया जो है ये फिर कैसे कंट्रोल होंगे, या अगर कोई ऐसी जो अगर ये कोई रिगिंग प्लान करते हैं या कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई ना खुशगवार जो अगर कोई इंसिडेंट होता है, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ नहीं होगा, और इंतजामिया और ECP मिलके जो है एक फ्री एंड फेयर पोलिंग की तरफ जाएगी, तो अल्लाह ना करे ऐसा कोई इंसिडेंट हो। आई एम वेरी होपफुल। देखिए नौशीन साहब, लास्ट टाइम जो पुलिस ऑफिसर्स डिप्यूटेड थे जिनको लगाया गया, फिर कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से मुताल्लिक मामला सामने आया, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, फार्म हाउस पर ले जाया गया, जो कुछ हुआ, अभी आपको लग रहा है कि थिंग्स वुड बी डिफरेंट? मतलब पहले जो कुछ हुआ अब मामला बड़ा मुख्तलिफ है उससे, आपको लग रहा है? बिल्कुल मुझे लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं अभी भी देखें ना जी, पंजाब गवर्नमेंट ही जो है वो अभी इसको हेड कर रही है। तो मेरी इनसे यही गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी लोगों का सोचें, अवाम का सोचें। And if nothing goes wrong, कुछ गलत नहीं होता और उसी तरह होता है, अकॉर्डिंग टू द प्लान होता है, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितने वोटों से जीतने में कामयाब हो जाएगी? सर पिछले जो हमारे 5 जो हुए इलेक्शंस उनमें शाह साहब की, मेरे वालिद मोहतरम की जो है वो लीड 40,000 होती है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो बरकरार रहेगी।
आप ये कह रहे हैं कि 40,000 की लीड से आप ये नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगी। 40,000 समाउ बहुत ज्यादा नहीं आप कोट कर रही? देखिए सर, ज़मीनी इलेक्शन था और पिछली दफा जो एक यहाँ पे एक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, लोगों को हरासा किया गया, अब लोगों पे ये डिपेंड करता है कि वो बस ये सोचें कि सब तमाम इदारे इस वक्त उनकी सिक्योरिटी पर जो है वो प्लान सेट कर रहे हैं। और मैं भी आज मॉनिटर जो है करना चाह रही थी कि फिर मुझे पता चला, मेरी टीम्स ने चेक करके मुझे बताया है कि जी काम हो रहा है और अवाम की सिक्योरिटी के लिए ही हो रहा है। तो अवाम को चाहिए कि मैंने जो एक इंसाफ उनको दिलवाया या उनके लिए जंग लड़ी, हमें ईसीपी ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा इलेक्शन में उतरने का मौका मिल रहा है और वो अब अपना कैंडिडेट चूज करेंगे जैसे वो PMLN को करते आए हैं, तो अब उनको कोई रोकेगा नहीं। तो उनको ये चीज़ का एहसास भी करना चाहिए कि आई हैव बीन फाइटिंग फॉर देम एंड आई विल फाइट फॉर देम। अच्छा नौशीन साहिबा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ये नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाती है और आपने बड़ा फाइटिंग स्पिरिट के साथ पहले भी इसको कंटेस्ट किया है, आप सुप्रीम कोर्ट में भी गई हैं, वहाँ पर इस मामले की कानूनी चाराजोई भी हुई है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये नशिस्त जीत जाती है तो किसके लिए क्या पैगाम होगा नौशीन इफ्तिखार साहिबा? पार्डन, किसके लिए क्या पैगाम होगा? क्या पैगाम होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और फिर आपके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए? सर, मेरा यही पैगाम होगा कि अगर मैं ये सीट जीत जाती हूँ, ये जीत मेरी नहीं, ये अवाम की जीत होगी, जिन्होंने इतने मुश्किल वक्त में भी अपनी बेटी का साथ दिया और मेरे पे एतमाद किया। और PTI को यही कहूँगी कि आइंदा जो है वो बिल्कुल जुर्रत भी ना करें इस तरह की कोई रिगिंग प्लान करने की, बिकॉज अब चीज़ें जो है ना वो हमारे इदारे इंडिपेंडेंट हैं और वो इस चीज़ का स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं और इसका हिसाब देना पड़ेगा उनको। चले, वी विश यू गुड लक नौशीन इफ्तिखार साहिबा। NA-75 डस्का से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। वो भी बड़ी होपफुल दिखाई दे रही है, बल्कि एक फिगर कोट कर रही है कि 40,000 वोटों की बर्तरी से वो ये नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगी और पैगाम होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि आइंदा धांधली की कोई जरूरत ना करे। बार कैफ होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मीरे रियासत के दर पर दस्तक देंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब आज आपके दरबार पर सरकारी मुलाजमीन का मुकदमा लेकर हाजिर हुए हैं। उन सैकड़ों फरियादियों का मुकदमा लेकर हाजिर हुए हैं कि जो आपके दर पर अपनी फरियाद सुनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी फरियाद आप तक पहुँचाने वाला कोई नहीं है। आपके मुआविनीन, आपके मुशीरान और आपके बुज़रा उनकी ये बिनती आप तक इसलिए नहीं पहुँचाना चाहते कि आप तक पहुँचेगी तो आपका ज़हनी सुकून जाएगा। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मेरी मुराद रेलवे के उन सैकड़ों मुलाजमीन से है कि जो अपनी सारी जिंदगियां महकमे को देने के बाद भी पेंशन्स के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वफाकी वज़ीर रेलवेज़ आज़म खान सवाती साहब से ऐसे ही बुजुर्ग पेंशनर्स की मुलाकात हुई। जब उन्होंने उनके सामने अपना दुखड़ा बयान किया तो उनको क्या सुनने को मिला, सबसे पहले जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मेरी बात का बुरा तो नहीं मनाएंगे, आपको कोई हक नहीं बनता। वजह मैं आपको बताऊं, आपने मेरे मुल्क को 1.2 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाया। आपने काम नहीं किया, आपने चोरी की है। इस रेलवे को जो देश छोड़ के गया था आपने तबाह कर दिया। ये पेंशन का कोई ऐसा मसला नहीं है। पहले बताया ना कि आपने पेंशन उन ममालिक को मिलती है जहाँ पर मजदूर मेहनत करके मुल्क को कमा के देता। आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस रेलवे ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। उस वक्त तक मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, उस पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये कि इसमें सब्र करें। मैं कहता हूँ कि आपका बुनियादी हक नहीं बनता। ठीक है, हम चोर हैं तो हमारे को अरेस्ट कर दो। हम तो चोर नहीं है, हमने तो रेल को रवा दवा की। सर जी ऐसा नहीं है, अगर आप रवा दवा करते तो मुनाफे में होती। मुनाफे में थी बाबा जी, न कहें 60 साल। ये वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती हैं जो रेलवे के बुजुर्ग पेंशनर से मुखातिब हो रहे थे और उनको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आज रेलवे खसारे में है तो इन बुजुर्गों की वजह से है। उन्हें ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि आज अगर महकमा मकरूज है तो इन बुजुर्ग मुलाजमीन की वजह से है। आज़म खान सवाती साहब ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि महकमा उन्हें पेंशन्स दे तो क्यों कर दे, क्योंकि महकमा तो ऑलरेडी खसारे में है और अगर महकमा खसारे में है तो इसकी वजह ये निकम्मे मुलाजमीन है जो पेंशन्स के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज़म खान सवाती साहब इनसे इस तरह मुखातिब हो रहे थे, यकीनन बुरा लगा, लेकिन वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब तो खुद सरकारी मुलाजमीन को निकम्मा कहते हैं। वज़ीर आज़म साहब क्या कहते हैं सरकारी मुलाजमीन से मुताल्लिक, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है।
सरकारी नौकरी दे दो। मैं कहा क्यों सरकारी नौकरी चाहिए, बस जी पेंशन लग जाएगी, आएगी, काम करो या ना करो, कोई तनख्वाह मिल जाएगी। ये जो रास्ता होता है तबाही का रास्ता है। मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब सरकारी मुलाजमीन को लेकर क्या तासुरात रखते हैं, उसकी एक झलक आपने देखी। इससे पहले वफाकी वजीर रेलवेज आजम खान सवाती साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज रेलवे के सैकड़ों बुजुर्ग मुलाजमीन जब ये गुफ्तगू सुनते हैं तो उनके सीने पर नश्तर जरूर चलता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो इदारा जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक किया, वो इदारा जिस पर उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी, वो इदारा कि जिसमें उन्होंने सारी जिंदगी काम करके उसको इस नहज पर पहुंचाया, आज उस इदारे के सरबराहान की तरफ से उन्हें ये जवाब सुनने को मिलेगा। आज सैकड़ों बुजुर्ग मुलाजमीन जो अपने घरों में राशन पहुंचाना चाहते हैं, जो अपनी जवां साला बेटियों की शादियां करना चाहते हैं, जो अपने ज़िंदगी के बकिया दिन बेहतर तरीके से गुजारना चाहते हैं, मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब वो आपकी जानिब देख रहे हैं और आपसे इस्तफसार कर रहे हैं कि आज अगर रेलवे की ज़मीनों पर कब्ज़े हैं तो इन कब्ज़ों की वजह ये बुज़ुर्ग मुलाजमीन हैं। अगर आज रेलवे को कुछ लोग, कुछ शरपसंद अनासर लूट कर खा गए हैं या माजी की हुकूमतों में जो कुछ होता रहा है वो इन मुलाजमीन की वजह से है या उन लोगों की वजह से, उन मगरमच्छों की वजह से है जो इस इदारे को पनपना देखना नहीं चाहते। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब, खुदारा आगे बढ़िए और इन बुजुर्ग मुलाजमीन का हाथ थामिए क्योंकि इन्हें आपकी ज़रूरत है। इन्हें अपनी हुकूमत से नाउमीद ना होने दीजिए और उसी तरह से बिल्कुल इम्प्लीमेंट कीजिए अपने तमाम तर दावों, वादों और नारों को जैसे आप कहा करते थे, क्योंकि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।